एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द वोल प्लांट बॉडी। अब ये तो नाम बता रहा है, एपी मीन्स ऊपर और डर्म मीन्स स्किन, तो स्किन के ऊपर की कवरिंग उसी को यहाँ पे आउटर मोस्ट कवरिंग बोला गया है। और होल प्लांट बॉडी बोला है, मतलब वेदर इट बी शूट सिस्टम और रूट सिस्टम, सब में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी वो एपिडर्मिस ही होगी। एंड comprises epidermal cells, stomata and the epidermal appendages, the trichomes and hairs। मैंने आपको पहले बताया था कि स्टेम में जो हेयर्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, उनको ट्राइकोम्स बोला जाता है, और रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल सेल्स होती हैं ऑफ कोर्स, तो ये तो होंगी ही, यही तो नाम है इस टिश्यू सिस्टम का। इसमें स्टोमेटा भी होता है, ये आपको थोड़ा सा हैरान कर सकती है बात, लेकिन ये भी ऑब्वियस है क्योंकि स्टोमेटा इज द थिंग दैट इज फाउंड ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस, मोस्टली लीव्स, लेकिन यंग स्टेम में भी पाई जाती है। आप जानते होंगे स्टोमेटा वो ओपनिंग होती है प्लांट्स में जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है और ट्रांसपीरेशन भी होता है, गैसियस एक्सचेंज भी होता है। मैंने आपको एनिमल किंगडम चैप्टर में जहाँ सीलेंट्रेटा आती है वहाँ बताया था कि स्टोमा वर्ड का मतलब कैविटी होता है, जहाँ पे हाइपोस्टोम आता है सीलेंट्रेटा में, वहाँ बताया था। तो स्टोमेटा इज नथिंग बट बेसिकली अ कैविटी जिसके थ्रू लाइट पास होती है लीव्स से प्लांट के अंदर की ओर, क्लोरोफिल पे पड़ती है और फोटोसिंथेसिस होती है और गैसियस एक्सचेंज होता है इस कैविटी के थ्रू, ट्रांसपीरेशन भी होता है, वाटर का लॉस भी। तो बेसिकली ये कैविटी होती है ये, और डेफिनेटली इट इज़ अ पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, मैंने आपको बता दिया क्योंकि आउटर मोस्ट सरफेस पे ये होती है और उसी को तो कवर करता है अपना एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो या इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ओनली। द एंड द लास्ट वन इज एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो जो एपिडर्मिस से निकलेंगे अपेंडेजेस means the structures coming out of the epidermis, these must also form a part of epidermal tissue system. So yeah, these are trichomes in stem and hairs in roots. The epidermis is the outermost layer of the primary plant body। ये चीज़ important है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है किसी प्लांट के अंदर तो आउटर मोस्ट कवरिंग एपिडर्मिस नहीं बचती। ये एटलीस्ट डाइकोट स्टेम के बारे में तो हम जानेंगे ही क्योंकि उसकी स्टडी आती है, सेकेंडरी ग्रोथ उसमें कैसे होती है ये बताया गया है इस चैप्टर में। डाइकोट रूट में भी नहीं होती आउटर मोस्ट कवरिंग, ये भी आप याद रख सकते हैं, वैसे ना भी याद रखें तो चलेगा क्योंकि दिया नहीं है यहाँ पे, लेकिन इतना गिवन है कि डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसमें भी आउटर मोस्ट कवरिंग एपिडर्मिस से रिप्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने लायक बात है कि प्राइमरी प्लांट बॉडी की ही कवरिंग होती है एपिडर्मिस। डाइकोट स्टेम के अंदर बार्क आ जाती है इंस्टेड ऑफ एपिडर्मिस द आउटर मोस्ट लेयर। और बार्क कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ये हम आगे देखेंगे जब बार्क के बारे में आगे आएगा। इट इज़ मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स विच फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर। तो इसके फंक्शन से क्लियर होता है इसकी अपीयरेंस, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म करती है, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है और इलोंगेटेड सेल्स होती हैं ये। अब इसका मतलब ये है कि इनका फंक्शन प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्शन करती हैं ये जिन हिस्सों के ऊपर पाई जाती हैं। इलोंगेटेड होती हैं, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये एपिडर्मिस है, ई से एपिडर्मिस, ई से इलोंगेटेड, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं और कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म करती है। इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है इसका। सिंगल लेयर होती है, सिंगल एंड कंटिन्यूअस लेयर, सिर्फ प्रोटेक्शन करना होता है इसे, इसलिए सिंगल लेयर काफ़ी है। एंड पीछे बोला गया है कि इट कवर्स द होल प्लांट बॉडी, इसका मतलब कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म होती हैं एंड दीज आर कॉम्पैक्टली अरेंज विद नो इंटरसेलुलर स्पेस, तभी तो पूरी प्लांट बॉडी को कवर करेगी ना। अगर इंटरसेलुलर स्पेस होगा बीच में तो बच जाएंगे कुछ स्पेसेस, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म होती है इसमें, सिंगल लेयर्ड होती है, ये भी आपको याद रखना है। वैसे ये याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि जहाँ जहाँ आपको अनाटमी दी है स्टेम की या फिर रूट की, लीफ की भी, वहाँ पे सिर्फ सिंगल लेयर ही है एपिडर्मिस की, तो आप देख लेंगे ये सीधे सीधे, तो याद रखना मुश्किल नहीं है।
एपिडर्मल सेल्स आर पैरेनकाइमेटस विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल। तो लार्ज वैक्यूल किसी भी प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम देखने वाले हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर दी हुई है प्लांट सेल की, उसमें बहुत बड़ा वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म इंस्टेड छोटा होता है, वैक्यूल बड़ा होता है। तो ये इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी प्लांट सेल की। एपिडर्मल सेल्स पैरेनकाइमेटस होती हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। पैरेनकाइमा फॉर्म्स द मेजर पोर्शन विद इन ऑर्गन्स, ये स्टेटमेंट पीछे आती है, मैंने आपको बताया था। एक्सेप्ट फॉर द वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, द टू अदर टिश्यू सिस्टम्स वेदर इट बी डर्मल और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, सब में पैरेनकाइमा भर भर के पाई जाती है। तो वही आपको बताया गया कि ये पैरेनकाइमेटस होती है, मीन्स लिविंग होती है एपिडर्मल सेल्स। साइटो हाँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, देख लिया हमने। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड क्यूटिकल विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑफन कवर्ड। हमेशा ऐसा नहीं होता कि क्यूटिकल से कवर होती है एपिडर्मिस। इसका रीज़न ये है कि इसका फंक्शन क्या है, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है ना। तो रूट जिन प्लांट्स में एक्वाटिक होती है, यानी जो वाटर में पाए जाते हैं प्लांट्स, उनकी रूट्स में आपको ये नहीं मिलेगी, क्यूटिकल की लेयर नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे वाटर लॉस को प्रिवेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अबेंडेंट अमाउंट्स में वहाँ पे वाटर आपको पाया जाता है। तो एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर ये लेयर नहीं होगी क्यूटिकल या बोथ एपिडर्मिस। ये कंसेप्चुअली समझ लिया हमने क्यों नहीं होगी, और ऑफन कवर्ड क्यों लिखा है ये भी हमने जान लिया। तो ये वैक्सी थिक लेयर होती है। एंड क्यूटिकल के बारे में एक्चुअली हम पढ़ भी चुके हैं प्लांट किंगडम के अंदर, जहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, वहाँ पे ये एडेप्टेशन होती है उन प्लांट्स की जो ड्राई वेदर्स एराइड रीजन्स में पाए जाते हैं। थिक क्यूटिकल होता है, उनमें संकन स्टोमेटा होता है। तो थिक लेयर होती है क्यूटिकल की, ये ऑब्वियस है क्यों होती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। क्यूटिकल इज एबसेंट इन रूट्स, तो सीधे सीधे एबसेंट होती है रूट्स के अंदर। तो ये इसका रीज़न अगेन बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि रूट्स को एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करना होता है। यहाँ पे वाटर लॉस का कोई चांस नहीं है। नीचे पाई जाती हैं ज़मीन के नीचे, जहाँ पे पानी अच्छी खासी अमाउंट में होता है, तो इनको एब्जॉर्ब करना होता है लगातार पानी को। तो इन कोई थिक लेयर नहीं होनी चाहिए जो हिंडर करती है द पासेज ऑफ वाटर इनटू द रूट्स। तो कोई थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल नहीं होनी चाहिए। ये अडेप्टेशन होती है रूट की, द एब्सेंस ऑफ क्यूटिकल। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। अब ये यहाँ पे तो सीधे सीधे बोल दिया गया कि सिर्फ एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन ये भी इन जनरल स्टेटमेंट है। एपिडर्मिस ऑफ स्टेम तक में पाई जा सकती है स्टोमेटा, क्योंकि यंग स्टेम्स हमने देखा था ग्रीन होती हैं मॉर्फोलॉजी में, और ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। तो ये इन जनरल स्टेटमेंट है कि लीव्स में पाए जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक प्लांट की लाइफ में लीव्स में ही पाई जाती हैं, इसलिए बोला गया है। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। तो ट्रांसपीरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम प्लांट, ये आता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, जो प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है। और गैसियस एक्सचेंज मीन्स इनटेक ऑफ O2 एंड गेटिंग आउटसाइड द CO2। ये इसको नॉर्मल रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स भी बोल सकते हैं। ये 14 चैप्टर है इसी बुक का, प्लांट फिजियोलॉजी में आता है ये। तो इन दोनों के बारे में डिटेल्स में चैप्टर आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, वहाँ डिस्कस करते हैं। स्टोमेटा ही कोज होता है इन दोनों प्रोसेस का प्लांट के अंदर, ये आप यहाँ याद रखिए। ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल्स नोन एज गार्ड सेल्स विच अनक्लोज द स्टोमेटल पोर। तो ये स्ट्रक्चर दी हुई है आपको स्टोमेटा की। इसमें 2 गार्ड सेल्स पाई जाती हैं, यही रेगुलेट करती हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज होता है। इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप्ड। तो ग्रासेस हम जानते हैं मॉर्फोलॉजी में पढ़ के आए हैं कि मोनोकोट्स होते हैं ग्रासेस।
अब आपको इन जनरल ये पॉइंट दे दिया गया, इनडायरेक्टली आपको पता होना चाहिए अगर ग्रासेस में डंबल शेप्ड है तो मोनोकोट्स के अंदर डंबल शेप्ड होंगी हमारी गार्ड सेल्स। तो ये आपको अब कंसेप्ट क्लियर हो गया आई थिंक कि डंबल शेप्ड गार्ड सेल पाई जाती है मोनोकोट्स के अंदर। और दूसरा यहाँ पे गिवन है स्टोमेटा बीन शेप्ड। स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स बीन शेप्ड दूसरा गिवन है। तो मोनोकोट्स के अंदर डंबल शेप्ड हुई तो इसके अपोजिट क्या होता है, डाइकोट। तो डाइकोट्स में हुई बीन शेप्ड। अब इवन दो यहाँ पे थ्योरी में गिवन नहीं है ये, लेकिन कंपैरिजन करवाएगा तो मोनोकोट और डाइकोट का ही करवाएगा ना। तो आप इनडायरेक्टली इन्फर कर सकते हैं यहाँ से कि बीन शेप्ड गार्ड सेल्स डाइकोट्स में होती हैं। ऐसे इंफॉर्मेशंस आपको निकालनी होती है एनसीईआरटी में, सीधे सीधे कई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कई बार नहीं दी होती, उनका हिंट ज़रूर दिया होता है। अब इनको याद रखना बहुत आसान है। बीन शेप्ड गार्ड सेल्स डाइकोट्स में होती हैं। ये आपको ऐसे याद रह जाएगा कि फेबेसी जो फैमिली होती है उसमें आती हैं बीन, पी या बीन वगैरह फेबेसी में आती है, और फेबेसी डाइकोट फैमिली होती है। तो इसलिए बीन शेप्ड गार्ड सेल पाई जाएंगी डाइकोट्स में। और अल्टरनेटिवली आप याद रखिए कि डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स होंगी मोनोकोट्स यानी ग्रासेस के अंदर। The outer walls of guard cells away from the stomatal pore are thin and inner walls towards the stomatal pore are highly thickened। तो ये एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है गार्ड सेल्स की जो हेल्प करती है इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यही अरेंजमेंट स्पेशलाइज्ड होती है इन स्टोमेटा के अंदर। इनमें एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होती है जो हेल्प करती है स्टोमेटा को खोलने और बंद करने में, ये आई थिंक आता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स या फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, आई डोंट नो एग्जैक्टली। वहाँ पे आता है तो वहीं पे स्टडी कर लेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए आप कि आउटर वॉल्स इनमें थिन होती हैं, इनर वॉल्स होती हैं हाईली थिकन्ड। ये इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको जो बीन शेप्ड गार्ड सेल का दिया हुआ। देखिए ये जो आउटर लाइन है ब्लैक दिख रही है आपको, ये वाली, ये काफ़ी पतली दिखाई दे रही है, और इनर वाल ब्लैक कलर में ये थोड़ी मोटी दिखाई दे रही है। इससे क्लियर हो जाएगा आपको इस डायग्राम से कि इनर वॉल्स थिक होती हैं और आउटर वॉल्स थिन होती हैं, ऐसे याद रह जाएगा। The guard cells possess chloroplast and regulate the opening and closing of stomata। तो गार्ड तो नाम से क्लियर हो रहा है ना, जैसे गार्ड होता है किसी घर का या फिर सोसाइटी का, तो वो क्या करता है, लोगों की ओपनिंग को रेगुलेट कर लोगों के आने जाने को रेगुलेट करता है ना फ्रॉम द गेट। तो गार्ड का यही काम होता है। तो यहाँ भी यही काम है इसका कि ये पानी की बाहर जाने को रेगुलेट करता है, सनलाइट के अंदर आने को रेगुलेट करता है, और गैसियस के एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। ये तीनों चारों प्रोसेस ये रेगुलेट करता है बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो यही काम होता है गार्ड सेल्स का। द गार्ड सेल्स पोजेस क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो स्टेटमेंट है ये भी अगेन इन जनरल दी गई है, इसके भी एक्सेप्शंस हैं, यहीं पे आपको दिख जाएगा। यहाँ कहीं भी देखिए क्लोरोप्लास्ट की लेबलिंग मोनोकोट वाली गार्ड सेल्स में नहीं दिखाई गई है जो डंबल शेप्ड होती हैं, सिर्फ डाइकोट्स की बीन शेप में क्लोरोप्लास्ट की लेबलिंग दिखाई गई है। सो गार्ड सेल्स possess क्लोरोप्लास्ट, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। बट ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिर्फ किन प्लांट्स में ऐसा होता है, बीन शेप्ड गार्ड सेल्स वालों में यानी डाइकोट्स में सिर्फ ऐसा होता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि एक कोटेलेडोन ज़्यादा होता है ना डाइकोट्स में, तो कोटेलेडोन ज़्यादा, तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट भी आ गया उनकी गार्ड सेल्स के अंदर। तो सी से कोटेलेडोन और सी से क्लोरोप्लास्ट, ऐसे आप याद रख सकते हैं। Sometimes a few epidermal cells in vicinity of the guard cells become specialized in their shape and size and are known as subsidiary cells। तो यहाँ पे लेबलिंग दी हुई है आपको सब्सिडरी सेल्स की। एग्जैक्ट फंक्शन क्या होता है सब्सिडरी सेल्स का ये आपको एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तो आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखिए कि ये मॉडिफिकेशंस होती हैं एपिडर्मल सेल्स की ही, क्योंकि बिकॉज जो सारा का सारा अपना ये स्टोमेटा है ये भी तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर ही पाया जाता है। तो ये ऑब्वियस है कि एपिडर्मल सेल्स की ही मॉडिफिकेशन होंगी सब्सिडरी सेल्स से।
सिर्फ इतना याद रखना आपको यहाँ से। और इन विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल्स ये पाई जाती है, डायग्राम से क्लियर हो रहा है, जहाँ पे गार्ड सेल है उसके जस्ट आउटसाइड पाई जाती है सब्सिडरी सेल्स। इनसाइड तो भाई स्टोमेटल पोर होता है ना, तो इनसाइड मत कर देना, आउटसाइड ही होती हैं सब्सिडरी सेल्स। द स्टोमेटल अपर्चर, guard cells and the surrounding subsidiary cells are together called stomatal apparatus। तो ये स्टोमेटल अपरेटस कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तीन चीज़ें होती हैं इसके अंदर, एक तो अपर्चर होता है द स्टोमेटल पोर, और गार्ड सेल्स, और तीसरा सब्सिडरी सेल्स। थ्री ऑफ देम फॉर्म्स द स्टोमेटल अपरेटस। अपरेटस का मतलब होता है द एंटायर अरेंजमेंट एसोसिएटेड विद अ फंक्शन। अब यहाँ पे स्टोमेटल अपरेटस कहा गया है, तो स्टोमेटा के फंक्शन से एसोसिएटेड दो अरेंजमेंट होगी, उसको बोलेंगे स्टोमेटल अपरेचर अपरेटस। अब इससे क्लियर हो जाएगा आपको कि इसमें क्या क्या आता है। यहाँ पे सिर्फ तीन ही चीज़ें हैं, स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स, जो कि स्टोमेटा के जो फंक्शन है उसमें हेल्प करती हैं। सब्सिडी सेल्स भी हेल्प करती हैं। एग्जैक्टली क्या फंक्शन होता है ये आप लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग में ही हेल्प करती होंगी, बिकॉज यही तो गार्ड सेल्स का फंक्शन होता है। लेकिन एपिडर्मल सेल्स इसमें नहीं आती स्टोमेटल अपरेटस में, ये आपको ऐसे लर्न हो जाएगा क्योंकि स्टोमेटा के फंक्शन में कोई हेल्प नहीं आती एपिडर्मल सेल्स की, सब्सिडी सेल्स की आती है, इसलिए ये पार्ट होता है स्टोमेटल अपरेटस का। So I think we are done with this stomata thing। ये लेबलिंग भी आप याद रखिए, जो आउटर मोस्ट है यहाँ पे गार्ड सेल्स की, डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स जो मोनोकोट्स में होती हैं, आउटर मोस्ट है एपिडर्मल सेल्स, फिर आती है सब्सिडरी सेल्स। यहाँ पे देखिए इसको सब्सिडरी सेल्स बोला गया। गार्ड सेल्स डंबल शेप्ड होती हैं, तो ये होंगी गार्ड सेल्स, इतना आप याद रखिए। और स्टोमेटल पोर भी होता है, ऑफ कोर्स इसमें लेबलिंग नहीं की गई है, हम कर देते हैं यहाँ पे, ये होगा स्टोमेटल पोर सेंट्रल एरिया। और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते मोनोकोट्स की गार्ड सेल्स में, सिर्फ डाइकोट्स में पाए जाते हैं। कैसे लर्न करना है मैं आपको दिखा चुका हूँ। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर नंबर ऑफ हेयर्स, ये हम देख चुके हैं। द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर elongations of epidermal cells and help absorb water and minerals from the soil। तो रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं और स्टेम हेयर्स मल्टी सेलुलर, उनका नाम ट्राइकोम्स होता है। तो रूट हेयर्स देखिए, हेयर्स छोटा वर्ड है एक, और ट्राइकोम बड़ा वर्ड है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ट्राइकोम मल्टी सेलुलर होता है और यूनिसेलुलर होते हैं रूट हेयर्स, ऐसे आपको लर्न करना है ये। On the stem, epidermal hairs are called trichomes। Trichomes in the shoot system are usually multicellular. They may be branched or unbranched, soft और stiff। तो दोनों टाइप की अरेंजमेंट इनमें हो सकती है। इन दोनों को एक साथ आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जैसे इनके टेक्सचर में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्टिफ भी, वैसे ही ब्रांचिंग में भी दो ऑप्शंस है, इधर दे कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। दे में इवन बी सीक्रेटरी। अब जो यूनिसेलुलर रूट हेयर्स है उनका एक ही फंक्शन था, द एब्जॉर्प्शन, ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यहाँ पे क्योंकि ये मल्टी सेलुलर हो गए तो फंक्शंस इनके इंक्रीज कर जाएंगे। इनके एटलीस्ट दो फंक्शंस तो आपको याद रखने हैं, सीक्रेशन भी हो सकता है और एब्जॉर्प्शन भी होगा। यहाँ पे देखिए दे हेल्प इन वाटर लॉस प्रिवेंशन। तो वाटर लॉस को प्रिवेंट तभी करेंगे ना भाई जब उसको पकड़ के रखेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन दोनों फंक्शंस होते हैं इनके, इन एडिशन टू द रूट हेयर्स जिनका सिर्फ एब्जॉर्प्शन था, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर हो गए तो दोनों आ गए, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन रिलेटेड टू द प्रिवेंट ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। सो ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखने भी वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर आई गैस या। तो यहाँ पे हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आई थिंक कंप्लीट कर लिया है। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देखते हैं, काफ़ी थोड़ा दिया गया है इसके बारे में। आगे जब अनाटमी आती है तो वहाँ पे भी कुछ जिक्र आता है बीच में इसका। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल कंसिडर्ड ग्राउंड टिश्यू। तो इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एक तो होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और दूसरा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। उनके अलावा जो कुछ भी बचा वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा, सीधे बोल दिया गया है इसमें।
दिस फॉर्म द मेजर बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी, ये स्टेटमेंट आती है समरी ऑफ दिस चैप्टर। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पेरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो सिंपल टिश्यूज होते हैं इसमें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो सिर्फ दो ही थे, जाइलम एंड फिलोम, जो कि आ गए थे वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर, तो यहाँ बचे सिर्फ सिंपल टिश्यूज ही। पेरेन्काइमेटर सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द कोर्टेक्स, पेरिसाइकल पिथ एंड मेडुलरी रेज इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स। तो कोर्टेक्स में होती हैं पेरेन्काइमेटर सेल्स, ये आपको क्लियर हो जाएगा जब अनाटमी पढ़ेंगे हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की। भर भर के होती है कोर्टेक्स में पेरेन्काइमेटर सेल्स। और पेरिसाइकल और पिथ में भी होती है, ये पी से आप याद रख सकते हैं क्योंकि पेरेन्काइमेटस पी से स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों में पाई जाएंगी। मेडुलरी रेज में होती है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रे पेरेन्काइमेटर सेल्स हेल्प्स इन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर्स, ये हम देख चुके हैं, इन्हीं को मेडुलरी रेज बोला जाता है। और प्राइमरी स्टेम्स और रूट में ही पाई जाती हैं ये इसलिए बोला गया क्योंकि कोर्टेक्स जो रीजन होता है इसके अंदर जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो कॉर्क सेल्स आ जाती हैं जो कि नॉन लिविंग होती हैं, यानी स्क्लेरेन्काइमेटस होती हैं। इसलिए बोला गया कि सिर्फ प्राइमरी में ही एक्सक्लूसिवली स्टेम्स और रूट्स में पाई जाती हैं कॉर्टेक्स के अंदर पेरेन्काइमेटस सेल्स। एंड इवन इन द अदर रीजन्स आल्सो विच आर मैंशनड हेयर। पेरीसाइकल आप देखेंगे डाइकोट रूट के अंदर वो रीजन होता है जहाँ से लेटरल ग्रोथ ऑफ रूट्स होती है और सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो इंडीड इसमें भी सिर्फ प्राइमरी स्टेम्स में ही पाई जाएंगी पेरेन्काइमेटर सेल्स वहाँ पे, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी। पिथ के अंदर भी डाइकोट स्टेम के अंदर आप देखेंगे कि सेकेंडरी जाइलम और फिलोम बन जाते हैं। तो बेसिकली सेकेंडरी जाइलम होता है मेन वुड जो कि पिथ के साइड पाया जाता है, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी पेरेन्काइमा नहीं पाई जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे प्राइमरी स्टेम्स और रूट्स यूज़ किए गए वर्ड। अब लीव्स में प्राइमरी सेकेंडरी जैसा कुछ नहीं होता क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई ही नहीं जाती, तो यहाँ पे इसलिए लीफ को मेंशन नहीं किया गया है। इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड इज कॉल्ड मेसोफिल। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को एक अलग नाम दे दिया गया है लीव्स के अंदर, मेसोफिल उसको बोला गया है। अब मेसो वर्ड आप जानते हैं जो बीच का होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, एंडो और एक्टो के बीच का, उसके लिए मेसो वर्ड यूज़ किया जाता है क्योंकि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द फंडामेंटल द मेजर बल्क ऑफ द ऑल द प्लांट बॉडी, यानी बीच में पाया जाता है एपिडर्मिस और वास्कुलर टिश्यूज़ के बीच में, तो इसलिए मीजो वर्ड इसके लिए यूज़ किया गया। और फिल आप जानते हैं लीव्स के लिए यूज़ किया जाता है, काफ़ी बार आ चुका है, तो क्योंकि लीव्स में पाया जाता है और बीच में होता है इसलिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू के लिए मीजो और लीव्स के लिए फिल, इसलिए मेजोफिल इसका नाम हो गया, ऐसे ये डिराइव किया जाता है। अब थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट इसलिए क्योंकि लिविंग होता है, ये पेरेन्काइमेटस होते हैं सारी लिविंग सेल्स, तो जो भी लिविंग होगी उसमें थिन वॉल्स होती हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंप्लीट कर लिया, लास्ट बचा है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। द वास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू फिलोम एंड जाइलम। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं फिलोम और जाइलम, ये हम जानते हैं, और वास्कुलर बंडल्स का हिस्सा होते हैं, ये भी हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं हम इस चैप्टर में भी और प्लांट किंगडम के अंदर भी। Xylem and phloem together constitutes the vascular bundles, the same line I'm talking about. In dicot stems, cambium is present between phloem and xylem, और ये cambium ही वो एरिया होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये हमने लर्न भी किया था कि सी से होती है सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम और सी से कैम्बियम, सिलेंड्रिकल यानी लेटरल मेरिस्टेम, कैम्बियम होती है, ये लर्न कर चुके हैं हम, जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाती है। यहाँ पे डाइकोट स्टेम्स ही लिखा गया है, रूट्स इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि अरेंजमेंट डिफरेंट होती है कैम्बियम की रूट्स के अंदर एज कम्पेयर टू डाइकोट स्टेम्स। तो स्टेम्स के अंदर सिंपल ऐसी ही अरेंजमेंट होती है, जाइलम और फिलोम के बीच में एक कैम्बियम पाई जाती है, कुछ अलग अरेंजमेंट होती है रूट्स में, इसलिए इसके साथ उसको मेंशन नहीं किया गया यहाँ पे। Such vascular bundles, because of the presence of cambium, possesses the ability to form secondary xylem and phloem tissue, hence called open vascular bundle। तो ये कंसेप्ट आता है यहाँ पे ओपन और क्लोज्ड वास्कुलर बंडल्स का, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल है कैम्बियम की प्रेजेंस से, उनको ओपन बोलते हैं। ओपन मीन्स ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ।
और क्लोज मीन्स क्लोज टू सेकेंडरी ग्रोथ, अगेन जिनमें एब्सेंट होगी ये कैम्बियम की लेयर। इन द मोनोकोट्स vascular bundles have no cambium present in them, hence since they do not form secondary tissues they are referred to as closed vascular bundles। तो मोनोकोट्स में क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है इसलिए उनमें क्लोज्ड वास्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। अब नीचे टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स दिए हुए हैं डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फिलोम, तो किस ऑर्गन में क्या अरेंजमेंट होती है ये आपको पता होना चाहिए। व्हेन जाइलम एंड फिलोम विद इन अ वास्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन एन अल्टरनेट मैनर अलोंग डिफरेंट रेडियाई द अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियल सच एज इन रूट्स। तो रेडियल अरेंजमेंट होती है रूट्स में, ये आर आर से आप याद रख सकते हैं और इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि ये अरेंजमेंट क्या होती है। यहाँ पे पहले डायग्राम के अंदर आपको गिवन भी है ये जो रूट्स में पाई जाती है रेडियल अरेंजमेंट। जाइलम एंड फिलोम्स आर प्रेजेंट अलोंग डिफरेंट रेडियाई, देखिए ये एक रेडियाई हुआ जाइलम का, जी हाँ ये जाइलम है, और ये एक रेडियाई हुआ फिलोम का, तो दे आर प्रेजेंट अलोंग डिफरेंट रेडियाई एंड सेकेंडली दे आर प्रेजेंट इन एन अल्टरनेट मैनर। देखिए यहाँ पे आता है एक फिलोम, उसके बाद आता है जाइलम, फिर फिलोम, फिर जाइलम, ऐसे अल्टरनेट मैनर में ये अक्कर करते हैं। दोनों चीज़ें जो स्टेट थ्योरी में गिवन है आपको इस डायग्राम से क्लियर हो रही हैं, तो ये डायग्राम याद रखना ज़रूरी है आपको। आपको ये कैरेक्टरिस्टिक याद हो जाएंगी रेडियल वास्कुलर बंडल्स की जो कि रूट्स में पाए जाते हैं। In conjoint type of vascular bundles, xylem and phloem are jointly situated along the same radius of vascular bundles। तो as the name suggests conjoint, jointly present होते हैं इनमें the vascular tissues xylem and phloem along the same radii। तो ये दोनों बातें भी यहाँ क्लियर होती हैं। देखिए jointly present हैं phloem और xylem, और एक रेडियाई खींचिए आपको दोनों मिल जाएंगे इसी सेम रेडियस के विदिन, इसका मतलब सेम रेडियस में फिलोम और जाइलोम आते हैं। तो ये थे कंजॉइंट टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स। अब इनके लोकेशन देख लीजिए। सच वास्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम्स एंड लीव्स, तो मेन सेम तरीके से आप याद रख सकते हैं रेडियल आर से और रूट्स आर से। तो सिर्फ रूट्स में पाए जाएंगे रेडियल, बाकी दो हिस्से बचे स्टेम्स और लीव्स, उनमें कंजॉइंट टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स पाए जाएंगे। अल्टरनेटिवली आप याद रख सकते हैं जब कंजॉइंट वास्कुलर बंडल्स आर यूजुअली हैव द फिलोम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिलोम की लोकेशन इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स, क्योंकि रेडियल में तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है आउटर इनसाइड का। देखिए पहली बात तो ये अल्टरनेटिवली वेरी कर रहे हैं, इसमें पहले फिलोम आ रहा है फिर जाइलम आ रहा है ऐसे, तो आप ऐसे फिक्स्ड नहीं बोल सकते कि कौन सा आउटर होगा उसमें कौन सा इनर होगा। एंड दूसरी बात डिफरेंट रेडियाई पे लाई करते हैं इसमें जाइलम एंड फिलोम्स, तो ऐसी कोई अरेंजमेंट इसमें बोल नहीं सकते कि आउटर कौन सा इनर कौन सा, ऐसा पॉसिबल नहीं है रेडियल वाले में। लेकिन एब्सोल्युटली इट इज़ पॉसिबल इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल, आउटर फिलोम होता है इनर जाइलम होता है। ये या तो आप याद रख लीजिए इस फिगर से जो आपको गिवन है, आउटसाइड फिलोम होता है और इनसाइड जाइलम, या फिर आप इस ऑब्जर्वेशन याद रख सकते हैं कि फिलोम के अंदर ओ आता है तो ओ से आउटसाइड आप याद रख सकते हैं और जाइलम फिर हुआ इनसाइड। ये जो लास्ट वाला फिगर आपको दिया गया है इट इज़ ओपन टाइप ऑफ कंजॉइंट वास्कुलर बंडल, मीन्स इसमें कैम्बियम की लेयर पाई जाएगी, मीन्स ये डायकॉट में पाया जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगी इसमें। और दूसरे वाला क्लोज्ड है, मीन्स इसमें कैम्बियम की लेयर एब्सेंट है। कैम्बियम डाइकोट्स में प्रेजेंट होता है, इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं जैसे कोटिलेडोन सी से स्टार्ट होता है और कैम्बियम भी सी से, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कोटिलेडोन होता है डाइकोट्स में, तो कैम्बियम उनमें पाया जाएगा। जैसे हमने पीछे लर्न किया था कि गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट डाइकोट्स की प्रेजेंट होता है, और वैसे ही आप याद रख सकते हैं कि कैम्बियम भी डाइकोट्स में ही होगा और मोनोकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगी। अनाटमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट्स। अब यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन लिए गए हैं मैच्योर जोन्स के, ये आपको हाईलाइट कर दिया है मैंने इसीलिए क्योंकि अगर इमैच्योर जोन्स होते तो उनमें स्टिल ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी होती ना।
आपको यहाँ पे परमानेंट टिश्यूज़ की अनाटमी बताई गई है जिसमें ऑलरेडी मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ हो चुकी होती है, सो इसलिए मैच्योर जोन्स के ट्रांसफर सेक्शंस बताए गए हैं आपको, उनमें चेंजेस की अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सबसे पहले आती है डाइकोट रूट और सनफ्लावर रूट इसका एग्जाम्पल है। अब प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि वीट जो प्लांट वहाँ पे गिवन है उसकी स्ट्रक्चर वो मोनोकोट होता है और सनफ्लावर डाइकोट होता है, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ वो प्रूव हो गया, डाइकोट रूट यहाँ पे सनफ्लावर की बताई गई है। एंड वीट मोनोकोट प्लांट होता है, ये लिविंग वर्ल्ड में भी आता है। वो जो टेबल दी हुई है 4 ऑर्गेनिजम्स की टैक्सोनॉमी दी हुई है उनकी, और मॉर्फोलॉजी में भी हमने देखा था कि वीट मोनोकोट होता है। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपीब्लेमा, तो अगेन एपिडर्मिस होती है आउटर मोस्ट लेयर, उसी की फॉर्म है ये एपीब्लेमा। मैनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपीब्लोमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, तो दिस वी नो वेरी वेल, रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं और डाइकोट रूट ही है ये। द cortex कंसिस्ट ऑफ several लेयर्स ऑफ थिन walled parenchymal सेल, तो parenchymal सेल्स हैं तो थिन walled ही होंगी। और पीछे हमने देखा था कि ग्राउंड टिश्यू के अंदर कोर्टेक्स होता है और पैरेनकाइमेटल सेल्स पाई जाती हैं उसमें भरपूर मात्रा में, यहाँ आपको देखने को मिलेगा अब वो सवरल लेयर्स होती हैं कोर्टेक्स की, पैरेनकाइमेटल सेल्स की। विद इंटरसेलुलर स्पेसिस, अगेन वी नो स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसिस की प्रेजेंस कैरेक्टरिस्टिक होती है पैरेनकाइमा की। बाकी दोनों जो सिंपल टिश्यू थे स्क्लेरेनकाइमा और कोनकाइमा, उनमें एब्सेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, तो एज द नेम सजेस्ट एंडो मीन्स इनसाइड, तो इनर मोस्ट कोर्टेक्स की लेयर को एंडोडर्मिस बोलते हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसिस। अब यहाँ पे देखिए एंडोडर्मिस है ये और कोर्टेक्स का ही पार्ट है, और कोर्टेक्स हमने देखा था बनी होती है पैरेनकाइमा से। अब यहाँ पे डिपोजिशन होती है सुबेरिन की, जो कि एक डेड मटेरियल होता है क्योंकि ये वाटर की पासेज को हिंडर करता है, इसके थ्रू वाटर पास नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि एंडोडर्मिस आर नॉट सिंपल पैरेनकाइमेटल सेल्स बट दे आर मॉडिफाइड पैरेनकाइमेटल सेल्स। तो जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको लाइन हाईलाइट करवाई थी वो यहाँ पे प्रूव हो रही है, दैट डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर्स आल्सो शो एडेप्टेशंस और मॉडिफिकेशंस यू कैन से टू द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। Here endodermis is modification of parenchymal cells in the form of Casparian strips and ये आप जो इसमें दी हुई है कि इसमें सिंगल लेयर होती है बैरल शेप्ड, ये आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए ये जो पिंकिश दी हुई है दीज आर द एंडोडर्मस लेयर, और ये सिंगल है ये आपको दिख रहा है। बैरल शेप्ड होती हैं ये भी इनकी शेप से क्लियर हो रहा है, और इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ये आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं क्योंकि सिंगल लेयर आपने पीछे पढ़ी थी एपिडर्मिस की होती है और उसमें भी कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था, तो इसलिए इनमें भी कोई नहीं पाया जाएगा, तो उसके जैसे ही होती है। ये इस फिगर से भी क्लियर हो रहा है। देखिए एपिडर्मिस को भी इन्होंने पिंक कलर से शो किया है और एंडोडर्मल सेल्स को भी पिंक से, तो इसलिए उनके जैसे ही होती हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी, ये पता चलता है हमें। The tangential as well as radial walls of the endodermal cells have deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strips। तो ये कैस्पेरियन नाम के पीछे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये इस साइंटिस्ट का नाम है जिसने खोजे थे इन स्ट्रिप्स को इन डाइकोट रूट्स के अंदर। तो ज़्यादा कुछ कंसेप्चुअल नहीं है इसके पीछे, आप ऐसे याद रख लीजिए जैसे इस सुबेरिन मटेरियल से बनी होती है ये, सुबेरिन के पीछे एन आता है और कास्पेरियन के पीछे भी एन, तो ऐसे आप ये कास्पेरियन नाम याद रख सकते हैं क्योंकि सुबेरिन मटेरियल से बना होता है ये, और वाटर इम्परमेबल होता है। देखिए इनकी सिंगल लेयर थी और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था, यानी एपिडर्मिस जैसी थी। एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाई जाती है, क्यूटिकल, वो भी वैक्सी ही होती है, हमने देखा था वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिकल थी। तो उसका उसका भी यही काम था कि वाटर लॉस को वो प्रिवेंट कर रही थी, मींस वाटर इम्परमेबल थी। वाटर अगर प्लांट के थ्रू लीफ सरफेस के थ्रू इवेपोरेट होना चाहता था तो क्यूटिकल उसे प्रिवेंट कर रही थी, मींस वाटर इम्परमेबल थी वो भी क्योंकि वैक्सी थी।
तो इसलिए आप इससे ये लर्न कर सकते हैं कि ये भी वैक्सी मटेरियल से ही बनी होगी। इससे आप इनडायरेक्टली ये भी इन्फर आउट कर सकते हैं कि जो क्यूटिकल है उसका मटेरियल क्या होगा, वैक्सी मटेरियल क्या होगा जो उसके वर्क में, उसके फंक्शन में हेल्प करता है। इट हैज़ टू बी सुबेरिन, क्योंकि इन दोनों के फंक्शन सेम है। क्यूटिकल का भी वही वाटर इम्परमिएबल, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का है, और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का भी, तो ये भी इन्फर आउट किया जा सकता है इससे। और दूसरी बात, ये रेडियल एज वेल एज टेंजेंशियल दोनों टाइप्स की वॉल्स में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए ये दोनों टाइप्स की वॉल्स में, क्योंकि इसका फंक्शन है वाटर इम्परमिएबल नेचर, यानी वाटर को इससे गुजरने से रोकती है। तो कहीं से भी नहीं जाना चाहिए ना वाटर, जितनी भी पॉसिबिलिटी है उनको ये वाटर के जाने की, उनको रोकने का काम करती है। तो हर तरह की वॉल्स पे पाई जानी चाहिए, रेडियल एज वेल एज टेंजेंशियल ही होती हैं। ये आप इसके स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ बना के दिखाऊँ आपको, बैरल शेप्ड इसको बोला गया है। देखिए ये होती हैं ऐसे एंडोडर्मल सेल्स, और ये जो इनके अलोंग टेंजेंट वॉल पाई जाएंगी, टेंजेंशियल इनके अलोंग, इन पे भी प्रेजेंट होती है ये वैक्सी मटेरियल कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और ये जो रेडियल इनकी वॉल्स होती हैं इन पे भी पाई जाती हैं। तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ी है जहाँ नहीं होती। ये टेंजेंशियल वॉल्स में भी ये पाई जाती हैं। ये टेंजेंशियल मैंने गलत कर दिया, ये होता है टेंजेंशियल, और रेडियल वॉल्स में भी ये पाई जाती हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि पॉसिबिलिटी ही नहीं होनी चाहिए वाटर से गुजरने की इनके अंदर से। बहुत टफ सिस्टम होता है इनका, तभी तो मॉडिफाइड हुई हैं ये इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। पेरेंट कैमेटस थी ये पहले। Next to endodermis lies a few layers of thick-walled parenchymatous cells referred to as pericycle। अब हमने शुरू से देखते आए हैं कि parenchymatous cells थिन वॉल्ड होती हैं, यहाँ पे थिक वॉल्ड आ गई। इसका, इस एक्सेप्शन का भी अगेन रीजन फंक्शन से ही एसोसिएटेड है। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स। तो पैरेनकाइमेटस सेल्स का यूजुअल फंक्शन क्या होता था? फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सीक्रेशन ऑफ फूड, ये यूजुअल फंक्शन होता था। क्योंकि इनमें फंक्शन ही चेंज हो गया, फंक्शन की ही मॉडिफिकेशन आ गई, तो स्ट्रक्चर की भी मॉडिफिकेशन आएगी ना। तो इसलिए थिक वॉल इनमें पाई जाती हैं टू सूट दिस फंक्शन ऑफ इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वास्कुलर कैम्बियम। ये याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेरीसाइकिल वो एरिया होता है, ये आगे आता भी है जब डाइकोट रूट की सेकेंडरी ग्रोथ का जिक्र आता है, तो वहाँ पे ये दिखता है कि वास्कुलर कैम्बियम की पोजीशन क्या है जो सेकेंडरी ग्रोथ को कोज करेगा, वो पेरीसाइकिल के अराउंड पाई जाती है। और लेटरल रूट्स भी इसी से अराइज होती हैं, ये आप एक साथ याद सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ इस रीजन से होती है, तो लेटरल रूट्स भी यहीं से अराइज करेंगी। ये एक साथ आपको याद हो जाएगा। द पिथ इज स्मॉल और इनकंस्पिकुअस, तो ये एक डिफरेंस होता है बिटवीन मोनोकोट एंड डायकोट रूट। इनकंस्पिकुअस ये वर्ड आ चुका है प्लांट किंगडम के अंदर भी, जहाँ पे टेरिडोफाइट्स के अंदर जो गैमेटोफाइट होता है वो इनकंस्पिकुअस होता है, तो वहाँ पे वर्ड आता है ये। इन मैं बता चुका हूँ इसका इनसिग्निफिकेंट आप सिनोनिम मान सकते हैं। तो इनसिग्निफिकेंट होता है मीन्स छोटा होता है, वही लिखा है स्मॉल होता है पिथ डाइकोट रूट के अंदर। मोनोकोट रूट के अंदर वेल डेवलप्ड होता है, लार्ज होता है पिथ। तो मोनोकोट रूट्स के अंदर जो पिथ एरिया होता है वो लार्ज इसलिए पाया जाता है क्योंकि उसमें जो वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं दे आर मोर इन नंबर। तो जिस एरिया में वो पाए जाते हैं वास्कुलर बंडल्स, वो पिथ होता है, तो जब वो एरिया लार्ज होगा तभी तो उसमें मोर नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल पाए जाएंगे। तो एम से मोनोकोट, एम से मोर नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल, और इसलिए उसमें लार्ज पिथ पाया जाता है। और अल्टरनेटिवली आप याद रख सकते हैं कि पिथ स्मॉल होता है और इनकंस्पिकुअस होता है डाइकोट रूट के अंदर। और अगेन इसके साथ ही इसमें उनसे कम वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं इस पिथ के अंदर, ऑब्वियसली। देन the parenchymatous cells which lie between xylem and phloem are called conjunctive tissue। तो दे आर अकरिंग एट द जंक्शन ऑफ जाइलम एंड फिलोम, उनके बीच में लाई करती हैं, इसलिए इनको कंजक्टिव टिश्यू बोला जाता है। और ये पेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो जाइलम और फिलोम ये पिथ के अराउंड पाए जाते हैं, और पिथ होता है पेरेनकाइमेटस।
तो जब पित्त होता है पैरेन्काइमेटस और जाइलम एंड फिलम के अराउंड ही होता है, तो जाइलम और फिलम के बीच में जो टिश्यू पाया जाएगा कंजक्टिव टिश्यू, ये भी पैरेन्काइमेटस होगा। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि जाइलम और फिलम के जो भी अराउंड है वो पैरेन्काइमेटस ही है, बी इट पित्त और बी इट कंजक्टिव टिश्यू। सिर्फ इतना आपको याद रखना है कंजक्टिव टिश्यू के बारे में, उस डिटेल्स में मत जाइए क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है। देर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फिलोम पैचेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा होंगे मोनोकोट रूट के अंदर, दैट्स वाई पिथ उनमें लार्ज पाया जाएगा। सो इनमें 2 to 4 होते हैं जाइलम एंड फिलोम पैचेस, ये नंबर तक आपको याद होना चाहिए। तो ये डायकोट रूट होती है, तो 2 इसका शुरुआती नंबर है, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। और ये इसका जो एग्जैक्ट फिगर है उसमें देखिए आपको 1, 2, 3 और 4 दिखाई दे रहे हैं वास्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फिलोम पैचेस। तो 2 से 4 होते हैं ये वास्कुलर बंडल्स, आप ऐसे याद रख सकते हैं। 2 क्योंकि डायकोट, 4 क्योंकि एग्जैक्ट फिगर में 4 दिख रहे हैं आपको, तो 2 to 4 होते हैं। लेटर कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड फिलोम, ऑफ कोर्स लेटर ही डेवलप करती है ये रिंग, कंप्लीट होती है लेटर। शुरुआत में क्योंकि प्राइमरी टिश्यूज फॉर्म होते हैं जब, तब नहीं पाई जाती, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम से पाई जाती है, तो इट लेटर डेवलप्स ओनली, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया क्योंकि ये ऑब्वियस बात है। एंड ये आगे स्टेटमेंट आती भी है इनसाइड सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट, कि ये पहले लेयर पैचेस में प्रेजेंट होती है, देन बिकम्स अ कंप्लीट रिंग एंड देन इट बिकम्स फंक्शनल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सो डेफिनेटली इट लेटर बिकम्स फंक्शनल, पहले नहीं होती प्रेजेंट, ये बाद में डेवलप करती है कंप्लीटली। All the tissues on the inner side of the endodermis, such as pericycle, vascular bundles and pith, constitute stelae। तो स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एंडोडर्मिस के अंदर। तो स्ट्रिप्स से नीचे के जितना भी पार्ट है उसको स्टीले बोला जाता है, ये एस से आप याद रख सकते हैं। स्ट्रिप से ऊपर का पार्ट तो पेरिसाइकल से, उसके पैरेन्काइमेटस होता है ना भाई, कोर्टेक्स से बना होता है, तो ऊपर का तो होगा नहीं स्टीले, उससे नीचे का ही होगा। ये आप लॉजिकली याद रख सकते हैं, एस से स्ट्रिप्स और एस से स्टीले। अब यहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा कि कैम्बियम रिंग की पोजीशन और कंजक्टिव टिश्यू की पोजीशन सेम है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंजक्टिव टिश्यू से ही आगे जाके कैम्बियम रिंग डेवलप होती है। ये ऑब्वियस भी है क्योंकि कंजक्टिव टिश्यू पैरेन्काइमेटस यानी लिविंग सेल से बना होता है। और आगे जाके देखेंगे आप डाइकोट स्टेम के अंदर की जितनी भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स में ही होती है, फिर उसके बाद परमानेंट होकर डेड बन जाती है सेल्स। पहले वो पैरेन्काइमेटस सेल्स ही होती हैं सेकेंडरी ग्रोथ होने के लिए। तो कंजक्टिव टिश्यू पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, इनके अंदर जब डिवीजन होता है कैपेबिलिटी, जब मॉडिफिकेशन हो जाती है मेरिस्टेम के फॉर्म में कंजक्टिव टिश्यू की, तब ये कैम्बियम रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कंजक्टिव टिश्यूज ही डेवलप करते हैं इनटू कैम्बियम रिंग, ये यहाँ से क्लियर हो रहा है। अब इसका फिगर देख लेते हैं डाइकोट रूट का। ये सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है। आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, जिससे रूट हेयर्स निकलते हैं। उसके बाद कोर्टेक्स की सवरल लेयर्स आती हैं, जिनमें इनर मोस्ट होती है एंडोडर्मिस। उसके बाद पेरिसाइकल आती है, जहाँ से लेटरल रूट्स और सेकेंडरी ग्रोथ ओरिजिनेट करती हैं। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की पोजीशन में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पीछे थ्योरी के अंदर, जहाँ पे जाइलम हमने देखा था। ये डाइकोट रूट है और रूट के अंदर हम जानते हैं एग्जार्क कंडीशन पाई जाती है, एग्जार्क टाइप ऑफ जाइलम, प्राइमरी जाइलम। एक्चुअली ये जो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम है, ये दोनों प्राइमरी टाइप ऑफ जाइलम ही होते हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर टुवर्ड्स द पिथ। ये होती है एग्जार्क कंडीशन जो रूट्स में पाई जाती है। एक्चुअली ये जो लेबलिंग्स दी हुई है इस चैप्टर में बहुत पूरली इसको डिज़ाइन किया गया है। आप, मैं जूम करके भी नहीं इसको देख पा रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सी लेबलिंग है, इसलिए मैंने इसको मार्क किया हुआ है। तो आप इससे लेबलिंग समझने की कोशिश ना करें, आपका चश्मे का नंबर इंक्रीज़ हो सकता है इससे।
आप सिर्फ इतना याद रखिए, कंसेप्चुअली जो थ्योरी में पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग इनकी अरेंजमेंट क्या है इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स की, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए। इससे आप इसके फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। पिथ होता है मोस्ट सेंट्रल मोस्ट एरिया ऑफ द रूट, एंड फिलोम इज ऑब्वियसली फाउंड, फिलोम एंड जाइलम ये दोनों रेडियली अरेंज होते हैं। हमने देखा था रूट्स में रेडियल अरेंजमेंट होती है वास्कुलर बंडल्स की। तो ये थ्योरी के पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। लेबलिंग्स आप देख ही नहीं पाएंगे, मेरे ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें बहुत मुश्किल है ये लेबलिंग्स को लोकेट कर पाना। तो यहाँ पे आई थिंक हमने कंप्लीट कर ली है डाइकोट रूट। अब मोनोकोट रूट को देखते हैं। सिमिलर होती है इसकी स्ट्रक्चर काफ़ी मायनों में एज़ कंपेयर टू डाइकोट रूट से। हमें सिर्फ डिफरेंसेस देखने, क्योंकि एनसीईआरटी ने यहाँ पॉइंट आउट सिर्फ डिफरेंसेस किए हैं। डाइकोट रूट के पास फ्यूअर जाइलम बंडल्स होते हैं। ये आप यहाँ पे सिर्फ जाइलम बंडल्स लिखा गया है, इसमें फिलोम बंडल्स भी इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि जहाँ जाइलम होगा वहाँ फिलोम भी पाया जाएगा। दोनों एक साथ अक्कर करते हैं, ये दोनों ही वास्कुलर बंडल्स होते हैं। तो ऐसा नहीं समझिए आप कि सिर्फ जाइलम की ही बात हो रही है यहाँ पे। Dicot root has fewer xylem bundles. There are usually more than 6 polyarc xylem bundles in the monocot root. अब ये more than 6 ही यहाँ पे नंबर आया है, ये तक आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 8 दिख रहे हैं, आपको काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 और 4 इधर की साइड है, तो 8 यहाँ पे दिख रहे हैं। और 8 डेफिनेटली 6 से ज़्यादा ही होते हैं। और अगर आपको ये डायग्राम ये फिगर याद ना रहे तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। 6 में पीछे एक्स आता है और जाइलम के स्टार्टिंग में एक्स आता है। तो जाइलम बंडल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, इवन दो फिलोम भी इनमें इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन क्योंकि जाइलम यहाँ पे मेंशन्ड है तो इसलिए आप याद इससे आप याद रख सकते हैं कि 6 से ज़्यादा होने चाहिए। पोली आर्क इसको बोला गया है। तो पोली आर्क कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक होगी मोनोकोट रूट की। पिथ इज़ लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा जाइलम बंडल्स पाए जाते हैं। तो जिस एरिया में होंगे जाइलम बंडल्स पिथ के एरिया में, वो भी बड़ा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, कंस्पिक्वेश होना चाहिए। दे डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, दिस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड। डाइकोट्स में होती है, ये ऐसे लर्न करा हमने कि कोटेलेडोन उनमें ज़्यादा होता है, एक सी से कोटेलेडोन और सी से कैम्बियम, जो कि कोज होता है सेकेंडरी ग्रोथ का। तो इसलिए मोनोकोट्स में एब्सेंट होती है सेकेंडरी ग्रोथ। अगेन ये लेबलिंग्स दी हुई है इन सारे पार्ट्स की, आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए कौन सा किसके नीचे आता है। थ्योरी से लेबलिंग्स में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, दे ही नहीं पाएंगे आप। देखिए यहाँ पे वही पोजीशन दी गई है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की। इट इज़ सेम एज डाइकोट रूट, रीजन बीइंग क्योंकि एक्सार्क और एंडार्क कंडीशन स्टेम और रूट्स में पाई जाती हैं। वहाँ पे मोनोकोट्स और डाइकोट्स का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, तो इसलिए दोनों मोनोकोट्स हो चाहे डाइकोट्स हो, अगर रूट है तो एक्सार्क कंडीशन होगी उसके अंदर, और मेटाजाइलम इनसाइड पाया जाएगा, प्रोटोजाइलम आउटसाइड होगा। कंसेप्चुअली चीज़ें थ्योरी के अकॉर्डिंग याद होनी चाहिए आपको। इन फिगर्स में आपने एक चीज़ और नोटिस की गई होगी कि यहाँ पे देखिए एक सिंगल लेयर दी गई है एंडोडर्मल सेल्स की, और मोनोकोट्स रूट के अंदर ये डबल हो गई है। देखिए, तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि ये जो एंडोडर्मल लेयर है ये एसोसिएटेड होती है इन वास्कुलर बंडल्स के साथ, और क्योंकि ये वास्कुलर बंडल्स ज़्यादा पाए जाते हैं मोनोकोट रूट के अंदर, तो लेयर ऑफ एंडोडर्मल सेल्स भी ज़्यादा होंगी। वहाँ एक थी, यहाँ 2 लेयर्स पाई जाती हैं। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन थी जो आप लर्न कर सकते हैं यहाँ से। मैं इसको अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ। 2 लेयर्स पाई जाती हैं एंडोडर्मल सेल्स की। और यहाँ देखिए प्राइमरी लिखा गया है डाइकोट रूट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम ये प्राइमरी जाइलम के पार्ट होते हैं, इसलिए प्राइमरी रूट यहाँ पे लिखा गया है। सो नाउ वी आर डन विद बोथ टाइप ऑफ रूट्स, बी इट डाइकोट और मोनोकोट रूट। अब बारी आती है डाइकोट स्टेम की। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए टिपिकल यंग डाइकोट स्टेम शोज दैट द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट होती है, ये तो हमको पता ही है। यहाँ पे यंग स्टेम बोली गई है डाइकोट स्टेम। इससे आपको पीछे की लाइन्स याद आ रही होंगी इस चैप्टर की
कि यंग स्टेम्स के अंदर कोलन कैमा पाई जाती है। मैंने आपको बोला था यहाँ हम देखेंगे वो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ कोलन कैमा इनसाइड यंग स्टेम। और दूसरी बात हमने मॉर्फोलॉजी में देखा था कि यंग स्टेम ग्रीन होती है, मींस इट इज़ केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसाइजिंग ऑल्सो। तो ये ग्रीन इसमें स्टोमेटा भी पाया जाएगा, ये इंडिकेशन हो रहा है यहाँ से यंग स्टेम से। अब आउटर मोस्ट प्रोडक्टिव लेयर होती है स्टेम की एपिडर्मिस, ये हम जानते हैं, कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। इट में बियर ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा। जी हाँ, वही यहाँ पे बताया गया है कि कुछ स्टोमेटा भी हो सकते हैं, क्योंकि यंग स्टेम ग्रीन होती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है। इट में बियर ट्राइकोम्स, तो ऑफ कोर्स ट्राइकोम्स तो मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर्स होते ही हैं। द सेल्स अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। तो ये अरेंजमेंट पाई जाती है रूट के अंदर की भी, डाइकोट रूट के अंदर। तो ये यूनिक नहीं है डाइकोट स्टेम के लिए। यूनिक चीज़ ये है कि 3 सब जोन्स होते हैं इसमें, इस कॉर्टेक्स के, क्योंकि इसमें कोलन काइमा पाई जाती है तो कहीं तो उसकी अरेंजमेंट होगी ना, तो उसको अरेंज करने के लिए 3 सब जोन्स बनाए गए हैं। The outer hypodermis consists of few layers of colon chymatal cells just below epidermis which provide mechanical strength to the young stem। तो young stem को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कोलन कामा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पैटियोल ऑफ लीफ को भी करती है। और आउटर होती है या आउटर मोस्ट ऑफ कोर्टेक्स। हाइपोडर्मिस का मतलब, हाइपो मीन्स नीचे, मैं आपको बता चुका हूँ सीलेंट्राटा के अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर जहाँ पे हाइपोस्टोम आता है। हाइपो मीन्स नीचे और डर्मिस मीन्स स्किन। जो एपिडर्मिस के तुरंत नीचे लेयर होगी कोर्टेक्स की, इट इज़ हाइपोडर्मिस। इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लेयर्स ऑफ कोलन काइमेटस सेल्स। इनका फंक्शन होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब आपको इस बात में कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि हाइपोडर्मस ही क्यों कोलन काइमेटस होती है, जो कि एपिडर्मिस के तुरंत नीचे है, क्योंकि यहीं ही सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब ये आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ पे टिश्यू सिस्टम आता है कि एरियोलर टिश्यू पाया जाता है जस्ट बीनीथ द स्किन। वो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्ट करता है फॉर स्किन, यानी स्किन को सपोर्ट देता है वो। तो इसलिए कोलन काइमेटल सेल्स क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी सपोर्ट ही देती हैं यंग स्टेम को, इसलिए एपिडर्मिस यानी स्किन के नीचे ही पाई जाएंगी ये। द कोर्टिकल लेयर्स बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटल सेल्स विद कंस्पिकुअस इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो थिन वॉल्ड और इंटरसेलुलर स्पेसिस ये दोनों मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है सिर्फ पैरेन्काइमेटल सेल्स के। तो वही इन जनरल आपको पैरेन्काइमेटल सेल्स यहाँ पे मिलेंगी नीचे हाइपोडर्मिस के। एंड अगेन इनका फंक्शन भी वही इन जनरल होगा, फोटोसिंथेसिस, सीक्रेशन एंड स्टोरेज। इसलिए नॉर्मल इनकी स्ट्रक्चर है, तो फंक्शन भी इनका नॉर्मल ही होगा वही। The innermost layer of the cortex is called endodermis. Cells of endodermis are rich in starch grains and that's why they are called starch sheath। तो एंडोडर्मिस डाइकोट रूट के अंदर स्ट्रिप्स होती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और यहाँ पे डाइकोट स्टेम के अंदर एंडोडर्मिस के फॉर्म में पाई जाती है स्टार्च शीथ। इसका रीज़न बहुत ऑब्वियस है। डाइकोट रूट के अंदर क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का मेन काम होता है, यानी वाटर इन्वॉल्व होता है वहाँ पे, उसको परमिएबल होने से रोकना पड़ता है। इम्परमिएबल होती है वो लेयर, तो एज अ स्ट्रिप एक्ट करती है वो, यानी वाटर का मेनली वहाँ पे लेना देना होता है, उसको रोकना होता है, इसलिए स्ट्रिप्स पाई जाती हैं डाइकोट रूट के अंदर। और यहाँ पे क्योंकि इसके जस्ट ऊपर पैरेन्काइमेटल सेल्स थी जो स्टोर करेंगी, फोटोसिंथेसाइज करेंगी, सीक्रेट करेंगी फूड को यानी स्टार्च को, तो उसको कहीं स्टोर करना होगा ना, तो उसके तुरंत नीचे उसको स्टोर किया जाता है स्टार्च शीथ की फॉर्म में इन एंडोडर्मिस। तो ये रीजन होता है डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोडर्मिस का इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रूट्स में अलग और यहाँ पे अलग है, वहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और यहाँ पे स्टार्च शीथ। पेरीसाइकिल अब इसके तुरंत नीचे पाई जाएगी एंडोडर्मिस में, एज वी हैव सीन इन द डाइकोट रूट आल्सो, इवन मोनोकोट रूट आल्सो present on the inner sides of the endodermis and above the phloem in the form of semi-lunar patches of sclerenchyma। अब आप जानते हैं कि जो अपना ये
पेरिसाइकिल के नीचे होते हैं वो वास्कुलर बंडल्स होते हैं। वास्कुलर बंडल्स क्योंकि ये स्टेम की बात हो रही है, स्टेम के अंदर कंजॉइंट टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं। यहाँ पे फिलोम अबव होता है, जाइलम नीचे, तो पेरिसाइकिल के तुरंत नीचे वास्कुलर बंडल्स और उनकी अरेंजमेंट होती है फिलोम ऊपर जाइलम नीचे। तो फिलोम के तुरंत ऊपर पाई जाएगी पेरिसाइकिल, वहीं यहाँ पे बोला गया है अबव द फिलोम, इसके ऊपर पाई जाएगी पेरिसाइकिल। और ये आपको इसकी स्ट्रक्चर भी याद होनी चाहिए, सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। एस से सेमी लूनर और एस से स्क्लेरेन्काइमा, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कौन से टाइप ऑफ टिश्यू इसमें पाए जाते हैं पेरिसाइकिल के अंदर। एंड इसको आप कंसेप्चुअली समझ भी सकते हैं क्योंकि डाइकोट रूट्स के अंदर पेरिसाइकिल के एरिया में लेटरल रूट्स अराइज करती हैं और सेकेंडरी ग्रोथ होती है उनमें, वास्कुलर कैम्बियम पाया जाता है उस रीजन में, इसलिए उनका पैरेनकाइमेटस यानी लिविंग होना बहुत ज़रूरी है पेरिसाइकिल सेल्स का। यहाँ पे क्योंकि पेरिसाइकिल के रीजन में नहीं पाई जाती वो कैम्बियम की सेल्स सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, वो कोर्टेक्स के रीजन में पाई जाती है। ऊपर आगे हम देखेंगे डाइकोट स्टेम में जब सेकेंडरी रूट पढ़ेंगे, तो इस रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट स्टेम के अंदर, इसलिए डेड हो सकती हैं पेरिसाइकिल सेल्स, तो वही होती भी हैं स्क्लेरेन्काइमेटस होती हैं यहाँ पे पेरिसाइकिल की सेल्स इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस। तो ये रीज़न है इनके स्क्लेरेन्काइमेटस होने का। In between vascular bundles, there are few layers of radially placed parenchymatous cells which constitute medullary rays। तो ये हैं वो रे पैरेनकाइमेटस सेल्स जिनका जिक्र आता है जाइलम में, जो कि हमने पीछे देखा था, जो कि रेडियल डायरेक्शन में वाटर का कंडक्शन करती हैं, रेडियली प्लेस्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। A large number of vascular bundles are arranged in a ring. Ring arrangement of vascular bundles is a characteristic of dicot stem। तो ये दो टाइप की अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगी वास्कुलर बंडल्स की, एक रिंग अरेंजमेंट, एक स्कैटर्ड अरेंजमेंट। तो डाइकोट के अंदर रिंग अरेंजमेंट होती है और मोनोकोट स्टेम के अंदर स्कैटर्ड, ये आपको लर्न करना होगा। देखिए ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है डाइकोट स्टेम की या और इसमें रिंग अरेंजमेंट होती है। हो सकता है आपको ये याद ना रहे ये स्ट्रक्चर की, ये डाइकोट स्टेम की होती है और ये मोनोकोट स्टेम की, तो आपको कुछ अलग तरीके से इसको लर्न करना होगा। वैसे अगर डायग्राम ऑफ फिगर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हैं कि जो इन सबसे पहली लेयर होती है एपिडर्मिस के नीचे मोनोकोट स्टेम के अंदर स्क्लेरेन्काइमेटस होती है वो हाइपोडर्मिस। तो स्क्लेरेन्काइमेटस से आप स्कैटर्ड वर्ड याद कर सकते हैं कि मोनोकोट स्टेम में स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो इससे जस्ट अल्टरनेट वे में आप याद रखेंगे कि डाइकोट स्टेम के अंदर वास्कुलर बंडल्स की रिंग अरेंजमेंट पाई जाती है। अब स्क्लेरेन्काइमेटस क्यों होती है हाइपोडर्मिस, कैसे मैंने इसको याद रखा है ये देखते हैं हम कुछ देर में। पहले ये रेस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं डाइकोट स्टेम के। वास्कुलर बंडल इनमें कंजॉइंट और ओपन होते हैं, ये हम ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ इनमें पाई जाती है। विद एंडार्क प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम एंडार्क का मतलब इन अराउंड द पिथ, पिथ की साइड जो प्रोटोजाइलम लाई करता है जिसमें उसमें एंडार्क कंडीशन होती है। ये हमने लर्न किया होता है सैंड वर्ड से, स्टेम के अंदर एंडार्क कंडीशन पाई जाती है, वेदर इट बी मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम इट डजंट मैटर, एंडार्क होती ही है स्टेम के अंदर। A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces occupy the central portion of the stem constitute the pith। तो pith central portion होता है रूट और स्टेम दोनों के अंदर, और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस और राउंडेड शेप ये पैरेनकाइमेटस सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती ही है। और पिथ के अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक पैरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती है, ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं हम। लोकेशन ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमने देखा था, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज, पिथ और कोर्टेक्स के अंदर पाई जाती है। सो काफ़ी टाइम लग गया हमें डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट और उसके बाद डाइकोट स्टेम की अनाटमी को क्लियर करने में, इसको एक्सप्लेन करने में। मैंने सोचा नहीं था फ्रैंकली कि इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा ये, लेकिन इट्स ओके अगर टाइम लग रहा है तो इट डजेंट मैटर, चाहे कितना ही टाइम लग जाए। आई वांट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ एनसीईआरटी लेक्चर्स की कंटेंट की क्वालिटी में मैं ड्रॉप डाउन नहीं चाहता, चाहे लेंथ कितनी भी हो जाए।
तो मोनोकोट स्टेम से मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड सर्टेनली वो तो लास्ट पार्ट हो ही जाएगा इस चैप्टर का।